नाउ हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे बेसिकली अंडर 2D ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग। नाउ बिफोर डिस्कशन ऑफ रिफ्लेक्शन, I just want some question from some of the students whether they have the clear concept about transformation or not. So yes, शांतनु कुमार, आप ही बताइए। थोड़ा सा कभी कभी वीडियो आप लोग ऑन रखा कीजिए जब। सर लंबा क्लास है ना सर? ठीक है, लंबा क्लास है तो जब बोलना 5 बजे तक वीडियो तो ऑन क्लास कर ही सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, थोड़ा सा रिव्यू होगा क्योंकि आफ्टर लॉन्ग गैप द क्लास रिज्यूम्ड। Why we discuss transformation? What is the role of transformation under any plane? ठीक है ना? And what basic objective is fulfilled by transformation? What is the resource on which transformation occur? ठीक है ना? Various question है, तो motive क्या होता है? Basic objective behind transformation is Santanu. If you are there, then just unmute yourself and explain about something. सर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। Right now you are in class. सर क्लास के ड्यूरेशन में ही ये सब भी कर लेना। ठीक है, सर चेंज करना सर। आशीष राहुल बोल तो रहे सर। बोलिए। सर मतलब कुछ भी चीज को चेंज करना, ग्राफिक्स मतलब कुछ दूसरा अप्लाई रूल करके सर, मतलब दैट मींस रीपोजिशनिंग ऑफ द मॉडिफिकेशन सर। कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो 2D प्लेन में हो, 3D प्लेन में हो, उसको रीपोजिशनिंग करना, उसको जो है प्रीवियस पोजीशन से, प्रीवियस स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना। तो प्रीवियस स्टेट से दूसरे स्टेट में स्टेट विल बी चेंज ओनली व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो एक्सटर्नल फोर्स के फॉर्म में वेरियस मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज बेसिकली implement for repositioning the object from one location to another location. So we have to discuss about the transformation under 2D plane as well as 3D plane. What is the basic difference between 2D and 3D? Ashish Rahul. 2D और 3D में क्या डिफरेंस होगा? क्या सर? 2D और 3D प्लेन में? हाँ सर, एक 2 डायमेंशनल होगा, एक 3 डायमेंशनल होगा। हाँ, वो तो ठीक है, वो 2D और 3D का फुल फॉर्म बता दिए। ठीक है, दैट मीन्स कि व्हाटएवर ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन 2D प्लेन, द सेम वे इन 3D प्लेन आल्सो ट्रांसफॉर्मेशन अकर। वी हैव सेम टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, बट ओनली द प्लेन विल बी चेंज। यानी कि 2D ट्रांसफॉर्मेशन में वी आर यूजिंग द XY प्लेन एंड इन 3D वी आर यूजिंग XYZ प्लेन। So whatever equation we have for 2D transformation, the same equation is applied for 3D also, only the Z is included in the equations. तो जो भी आपका इक्वेशन बनेगा उसमें x y के साथ एक z का इंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है ना? तो that is the particular difference between 2D and 3D, and the equation difference between the equations which is used in 2D as well as 3D transformation. So once we discuss the 2D transformation, it is very much easier to you to reorganize the 3D equations। यानी 3D ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो भी इक्वेशंस हमारा यूज होगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसका इक्वेशंस जनरेट करने में आपको आसान हो जाएगा। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस किए थे कि 2D प्लेन में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वेरियस मोड में हो सकता है, एज ट्रांसफॉर्मेशन एज ए ट्रांसलेशन, rotation, scaling, reflection and shearing. So these are the various techniques which is used to transform or reposition the object from one state to another state. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए ये सारे टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं 2D प्लेन में। तो 2D, जब भी हम 2D प्लेन की बात करेंगे तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो यूज 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल matrix you are using. So 2 dimensional, that means there is a matrix having row as well as column measure, यानी कि matrix is analyzed by row and column. तो यहाँ पर भी जितने तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, in every transformation there is a specified matrix, ठीक है ना, and that matrix is used for representation of the equation
of a specific technique used for the transformation. तो ट्रांसलेशन के लिए हम लोग यूज किए थे, थोड़ा सा ट्रांसलेशन के बारे में कोई बताएंगे? सर मूवमेंट सर, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, दूसरे किसी को मौका स्ट्रेट दो। लाइन, स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा, क्योंकि टॉपिक हम लोग एनालाइज कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्लास सर बोल तो रहे हैं सर, आप मत आवाज नहीं जा बोलिए। रहा है। कौन बोल रहे हैं? नाम बोलिए सर। आप बोल रहे आशीष हैं। सर, आशीष। सचिन राज, ये अभी अरे सर आज कॉलेज में। हाँ सर, कॉलेज में है सर। अच्छा ठीक है, बोलिए। दिव्या कुमारी, दिव्या कुमारी, यस सर। हाँ, ये बताइए कि ट्रांसलेशन एज ए ट्रांसफॉर्मेशन, इफ यू हैव टू डिफाइन ट्रांसलेशन एज ए ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ यू कैन डिफाइन इट? बाय द इक्वेशन यू कैन इजीली एनालाइज इट। इक्वेशन से आप बता सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स भी किए हैं इसमें। क्लासरूम में थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि केवल कंटेंट डिलीवरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेशन। यस, प्रियांशु सिंह, रोल नंबर 6, बैच 1। देखिए, रिस्पॉन्ड करिए। तो जिसका जितना नाम ले रहे हैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट दे आर नॉट अवेलेबल विद द device. Device is connected and they are watering here and there, not stay with the device. So प्रियांशु सिंह, अब बाहर करेंगे हम, अब वेटिंग रूम में डालेंगे लोग को, बता दे रहे हैं। यस सर। सही है। ट्रांसलेशन एज ए ट्रांसफॉर्मेशन अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? Anyone raise the hand? Yes, सोनू कुमार बताइए। Yes, sir. Translation is a movement of object without any deformation. Translation is the movement of object Without any deformation. without any deformation. DEFO format. अच्छा, deformation. For example, give me any example in which translation occur. Simple है, whenever you move from one location to another location, you just cover up certain Yes, sir. distance. कोई भी. XY से X1 Y1 Ye- तक जाने का सर। Yes. Yes, sir. आप कोई जब भी एक मतलब node मिलता से हुआ. दूसरे node पर मूव करते हैं तो in between two nodes there is certain distance covered by you. Yes, sir. So that is termed as a translation. So translation, whenever we are going to find out the translation matrix, then we should consider the particular distance covered up in between that 2 points. तो 2 points में से क्या होगा? एक आपका इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक आपका टर्मिनेशन पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा. तो इन बिटवीन दैट 2 पॉइंट दैट पर्टिकुलर ट्रांसलेशन अकर. तो ऑलवेज वी ऑलरेडी डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन कि 2D ट्रांसलेशन में हमारा जो है कोई भी ट्रांसलेशन होगा तो वो पर्टिकुलर दो पोजीशन के ऊपर होगा. तो इनिशियल पोजीशन आल्सो होल्ड सर्टेन कोऑर्डिनेट्स, बिकॉज जो इनिशियल आपका पोजीशन होगा वो किसी न किसी पर्टिकुलर XY पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पर आप जो है बिलोंग कर रहे होंगे और या ऑब्जेक्ट. और जैसे ही आप ट्रांसलेशन आफ्टर कवरिंग ऑफ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट you reach the new point and that new point also holds certain new coordinate in the form of x and y. तो whenever we are performing translation, यानी कि जब हम ट्रांसलेशन 2D environment में ट्रांसलेशन को एज ए ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे तो वो हमारा क्या है, बेसिकली इक्वेशंस हमारा जो है वो x और y के बेसिस पर बनेगा. यानी कि x और y प्लेन में जो भी आप मूवमेंट कर रहे हैं उससे आपका पिक्सेल्स का जो है एक्स वाई वैल्यू चेंज हो रहा है. तो x का वैल्यू चेंज होगा, x डायरेक्शन में मूवमेंट जितना कवर किए होंगे डिस्टेंस, और y डायरेक्शन में जो कवर किए होंगे उससे आपका
वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा न्यू पॉइंट का। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव केवल यहाँ पर ट्रांसलेशन के लिए हम लोग नहीं डिस्कस किए थे, स्केलिंग में भी सेम मेजर हम लोग यूज किए थे, ठीक है। यस सर। हाँ, तो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में हम लोग डिस्कस किए, जो डिस्कस किए हैं उसको कंसिडरेशन में रखिए, समझ के रखिए, क्योंकि कभी भी यही चीज आगे आपको 3D में भी काम आएगा। यस सर, सेम ही चीज है सर। 3D मतलब 3D। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर 2D कंसंट्रेट करके Equation समझ change रहे हो हैं जाएगा। तो यू विल हैव वेरी मच इजी टू ऑर्गेनाइज और एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ 3D ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो 2D ट्रांसलेशन में XY प्लेन के बेसिस पर इक्वेशंस होगा। जब हम लोग कंपेयर शीट भी देंगे जब 2D से 3D में स्विच करेंगे, कि आपका 2D में जो इक्वेशंस होता है वो 3D में कैसे चेंज होगा जब एक जेड प्लेन इंक्लूड होगा। तो ट्रांसलेशन जब होगा तो जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे तो 2 पॉइंट के बीच में करेंगे, ये हम लोग डिस्कस किए थे। तो उस केस में कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ये इनिशियल आपका ये अभी पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, यानी कि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट से आप स्टार्ट किए और एक्स डैश वाई डैश तक पहुंच गए, यानी कि इन बिटवीन दिस 2 पॉइंट सेवरल पिक्सेल्स इज कवर्ड, यानी कि यहाँ पर आपने टी डिस्टेंस कवर किया। अब ये जो टी डिस्टेंस है, ये टी डिस्टेंस एक्चुअली क्या है, दैट इज द ट्रांसलेशन। तो अब ये जो टी डिस्टेंस आपने तय किया, ये टी आपका tx और ty, यानी ट्रांसलेशन अंडर x एंड ट्रांसलेशन अंडर y, बिकॉज इस पॉइंट का भी xy कोऑर्डिनेट है और इस पॉइंट का भी xy कोऑर्डिनेट है, बट द वैल्यू ऑफ दिस कोऑर्डिनेट एंड दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट टोटली चेंज। तो ये आपका हो गया ओल्ड कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज द न्यू कोऑर्डिनेट। ओल्ड कोऑर्डिनेट जो भी है उससे हमको न्यू कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अगर इसको हम पर्टिकुलर पॉइंट को P से रिप्रेजेंट करें और इसको हम P डैश से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि P का जो कोऑर्डिनेट XY है, P डैश का X डैश Y डैश है, तो बेसिकली आपका जो न्यू पॉइंट है वो क्या हो रहा है, P प्लस T हो रहा है, यानी कि आपका जो न्यू पॉइंट है X डैश Y डैश। तो X डैश Y डैश जो है ये P आपका क्या है, X Y में tx ty ऐड करने से निकल रहा है। मैट्रिक्स ऐसे ही ना रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे तो p डैश इक्वल टू p प्लस टी। तो जब आप इस x डैश y डैश का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x डैश y डैश का वैल्यू इसको कंबाइन ऐड हो करके जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस tx और y y plus ty। प्लस ty। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है p डैश पॉइंट को, यानी x डैश y डैश इज द कोऑर्डिनेट ऑफ p डैश पॉइंट एंड दिस वन इज द पर्टिकुलर p plus t, because x and y is the coordinate of p and tx and ty is the small distance covered under x direction and y direction. So this tx affect the initial value of x and give you the new value for x dash, and this ty affect the particular y value, ठीक है ना, और ये y value को affect करके this will give you the new value for y dash। तो ये हमारा मेन इक्वेशंस हम लोग डिस्कस किए थे कि जब भी कभी किसी 2D प्लेन में ट्रांसलेशन एज ए ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा तो न्यू पॉइंट जो है, अब ये हम लोग सिंपल एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के लिए कंसीडर किए। इसी के लिए हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर सेम कॉन्सेप्ट अगर हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी अगर हम सर्टेन tx और ty के लिए सपोज करें कि 2 और 1 प्लेस से अगर हम डिस्टेंस डिस्प्लेस करते हैं तो tx हमारा 2 है और ty हमारा 1 है, तो उस केस में जितना भी पॉइंट है आपका, यानी सपोज देयर आर 4 पॉइंट्स तो a b c d, तो ईच पॉइंट होल्ड सर्टेन कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, सपोज x1 y1, ये होगा x2 y2, सपोज x3 y3, x4 y4। तो अब जब ये आपका ट्रांसलेशन यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे तो ईच पॉइंट इज
displace, or you can say each point is repositioning according to this factor, यानी according सर, to A से B translation होगा ना? वेक्टर। ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर tx का वैल्यू 2 यूनिट या ty का वैल्यू 1 यूनिट लिया गया, इस ट्रांसलेशन यूनिट वेक्टर के बेसिस पर आपका हर x1 y1 आपका चेंज होगा। दैट मींस कि a बिकम न्यू पॉइंट a के लिए क्या हो जाएगा, a के लिए a डैश, सपोज b के लिए b डैश, c के लिए c डैश, d के लिए d डैश। तो कौन बताएंगे? अनीस राज। अनीस राज बताइए, ए डैश का जो पॉइंट होगा वो अगर हम टी एक्स टी वाई ही डायरेक्शन में 2 यूनिट और 1 यूनिट कर रहे हैं, तो ए डैश का जो न्यू कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई इसका ओल्ड कोऑर्डिनेट है, तो न्यू कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई के थ्रू हम यूज करेंगे x1 y1 से, कैसे निकलेगा सर? अनीस राज यस सर। बताइए। हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉब्लम भी कर लिए, लेकिन रिकॉग्निशन कितने लोग का है, कितने के पास इसका कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा चेक करना जरूरी है। x1 y1 इज द पॉइंट, तो अगर a से नया पॉइंट a डैश बन रहा है, तो x1 y1 कैसे आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा tx ty के साथ? इसका जो न्यू कोऑर्डिनेट होगा, हाँ बताइए प्रिय रंजन। सर x1 plus 2 and y1 plus x1 1 plus 2 और x1 plus y1 2 या tx and लिख सकते y1 हैं, plus tx का 1 वैल्यू 2 1 यहाँ और फिक्स tx किया हुआ, इसलिए value 2 लिख रहे हैं, ठीक है। y1 plus 1, सिमिलरली x2 plus 2, y2 plus 2, y2 plus 1, then x3 plus 2 and y3 plus 1, similarly x4 plus 2 and y4 plus 1। तो ये जो आपका 2 और 1 जो ट्रांसलेशन वेक्टर जो आपको दिया हुआ tx और 2 यूनिट और 1 यूनिट, इसी के बेसिस पर हम लोग जो है जितना भी पॉइंट है सबका न्यू पॉइंट यानी कि न्यू कोऑर्डिनेट फॉर न्यू पॉइंट वी विल फाइंड आउट, एंड द सेम इक्वेशन इज यूज्ड फॉर दिस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी 4 आपका जो है 4 साइड्स है, स्क्वायर है, स्क्वायर का 4 पॉइंट है, तो इस 4 पॉइंट में भी जब आप पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करेंगे, ट्रांसलेशन वेक्टर 2 और 1 यूज करेंगे, तो ईच पॉइंट इज रीपोजिशनड। तो हर पॉइंट आपका रीपोजिशनड होगा, और हर पॉइंट का रीपोजिशनिंग का बेसिस क्या होगा, यही आपका इक्वेशंस होगा। तो दिस इक्वेशन इज द यूनिवर्सल इक्वेशंस व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म ट्रांसलेशन फॉर इन 2D प्लेन फॉर एनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट्स के बीच के ऊपर अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो उसका जो पॉइंट कंसीडरेशन होगा वो इसी इक्वेशन से निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेम थिंग है, अगर हम ट्रायंगल ले लें तो ट्रायंगल में भी 3 साइड्स है, तो ये भी आपका 2D प्लेन में ये तीनों साइड्स x1 y1, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम रहता है तो वहां पर कोई जरूरी नहीं है कि कोई पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स आपका मोर देन 1 पॉइंट भी हो सकता है। तो यहाँ जैसे 1 पॉइंट था, यहाँ पर 3 पॉइंट्स हो गया, यहाँ पर 4 पॉइंट्स हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर भी जब ये रीपोजिशनिंग होगा, अगर आपको क्वेश्चन में ट्रांसलेशन वेक्टर tx एंड ty दिया गया हो, सपोज 4 2 ऐसा दिया गया हो, तो ईच पॉइंट इज रीपोजिशनिंग, यानी कि a डैश b डैश c डैश, ये दिस इज द न्यू पोजीशन फॉर द पर्टिकुलर ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो है a का न्यू पोजीशन a डैश से रिप्रेजेंट हो जाएगा, b का b डैश से, c का c डैश से। दैट मींस कि x1 y1 अगर है तो x1 y1 इज टोटली मॉडिफाइड on the basis of this translation vector given in the question, that is tx and ty। तो tx और ty का जो भी वैल्यू होगा उसके बेसिस पर आपका ये सारे पॉइंट्स जो है रिकंसीडर होंगे रीपोजिशनिंग के बाद, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम लोग जो है यूनिवर्सल डिस्कस कर लिए थे ट्रांसलेशन में। तो यहाँ पर दोनों चीज हम लोग डिस्कस किए थे, tx ty कैसे चेंज करता है पॉइंट्स के बीच में, ठीक है ना। और अभी हम लोग ट्रायंगल में भी देखे, स्क्वायर में भी देखे, तो वी कैन कंसीडर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स भी हम लोग डिस्कस किए थे। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, क्योंकि पूछ रहे हैं तो बहुत कम लोग बता रहे हैं। सर्किल के लिए हम लोग रेडियस को चेक करके बोले थे, क्योंकि रेडियस में सिंगल एक पॉइंट होता है। तो अगर हमारा रेडियस जो पॉइंट है सर्किल ओरिजिनिंग जहां से आपका रेडियस सर्किल का जो सेंटर कोऑर्डिनेट्स है, अगर उसको हम रीपोजिशनिंग करेंगे तो अगेन हमारा जैसे C अगर सेंटर कोऑर्डिनेट्स है
तो उसके लिए सी के लिए नया आपका जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट जनरेट होगा। तो जैसे हम ट्रायंगल में सारे तीनों पॉइंट के लिए किए, स्क्वायर में चारों पॉइंट के लिए किए, सिंगल पॉइंट है तो वहां कंसीडर किए, तो यहाँ पर सर्किल के में भी आपका जो पॉइंट है वो भी उसी तरह से कंसीडर्ड होगा। इस चीज को देखे थे। तो क्वेश्चन में किसी तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है, यू हैव टू फोकस ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ सी हियर कि c इक्वल टू 6,5 हो गया, तो c इक्वल टू 6,5 हो गया। अगर आपका इनिशियल जो c कोऑर्डिनेट है, सेंटर कोऑर्डिनेट है 1, 4 है, और ट्रांसलेशन 5 डिस्टेंस 5 टुवर्ड्स x एंड 1 टुवर्ड्स y एक्सिस किया गया, यानी कि tx को 5 रखा गया, ty को 1 रखा गया, तो tx आपका x में ऐड होगा तो 1 + 5 6 हो जाएगा, और ty आपका y में ऐड होगा तो 4 + 1 5, तो दैट इज द फाइनल आउटकम इन द फॉर्म ऑफ 6, 5। तो नया सेंटर कोऑर्डिनेट का हो जाएगा 6, 5। तो सर्किल किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म के लिए ये चीज हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। स्क्वायर के लिए भी देखे थे चारों कोऑर्डिनेट को। नाउ ट्रांसलेशन में किसी को कोई डाउट? नो सर। को डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो सर। नाउ तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए थे रोटेशन। तो रोटेशन एज ए ट्रांसफॉर्मेशन, तो रोटेशन जैसा ही नाम से क्लियर है कि रोटेशन जब भी होगा एक सर्टेन एंगल से होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका है उसका एक रोटेशन एंगल होगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका एक पर्टिकुलर इनिशियल स्टेट में होगा तो सर्टेन एंगल से वो सर्टेन आपका जो है एंगल से वो प्लेस आउट होगा पर्टिकुलर प्लेन में। तो यहाँ पर 2D ट्रांसफॉर्मेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेशन करके, यानी कि रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू रीपोजिशनिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को रीपोजिशनिंग करने के लिए रोटेशन यूज किया जाता है। तो रोटेशन के लिए हम वी यूज सर्टेन एंगल एंड दैट एंगल इज ट्रीटेड एज रोटेशनल एंगल। तो हियर वी आर यूज्ड थीटा एज ए रोटेशनल एंगल। अगेन यहाँ पर भी क्या है कि whenever the particular rotation occur, the points of the particular object will be changed। तो कौन सा पॉइंट चेंज होगा? आपका जो बेस है वो तो वही रहेगा, जो पर्टिकुलर आपका जो एक्सिस यानी कि क्वाड्रेंट मूवमेंट आपका जो कर रहा होगा, जो भी साइड्स, वो आपका रीपोजिशनिंग होगा, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो रीपोजिशनिंग होगा। तो अगेन वी कंसीडर द पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द न्यू पॉइंट आफ्टर रोटेशन। तो यहाँ पर भी हम लोग देखे थे कि इनिशियल आपका जो भी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो किसी न किसी एक्स वाई कोऑर्डिनेट को बिलोंग करता होगा इनिशियल एंगल पर। जब आप किसी पर्टिकुलर सर्टेन एंगल से रोटेट कराएंगे तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उस एंगल के बेसिस पर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो न्यू कोऑर्डिनेट होगा वो न्यू कोऑर्डिनेट का बेसिस क्या होगा? वो एंगल जिस एंगल से आप रोटेट करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग रोटेशन के लिए रोटेशनल इक्वेशन यूज किए थे। Now see in this particular figure we just cleared that कि आपका phi is the particular angle through which the object is initially placed out in the particular plane, but after certain time interval theta angle से उसको रोटेट कराए। तो थीटा एंगल से रोटेट कराए तो आपका जो ओल्ड कोऑर्डिनेट ओल्ड पॉइंट था वो चेंज होकर अब न्यू पॉइंट जनरेट हो गया। तो न्यू पॉइंट अगेन जैसे P और P डैश पॉइंट पर कंसिडरेशन किए, तो यहाँ पर भी आपका जो P जो है P डैश में कन्वर्ट हुआ। तो P डैश में जब कन्वर्ट होगा तो वी नीड अ x डैश एंड y डैश, यानी कि P डैश का जो कोऑर्डिनेट x डैश y डैश है उसके लिए हमको इक्वेशन चाहिए होगा। तो इन 2D रोटेशन वी जस्ट हैव अ न्यू इक्वेशंस एज लाइक अ ट्रांसलेशन which is used to find out the new coordinate of the particular point। तो x new equal to the old coordinate में हम लोग फॉर्मूला यूज किए थे x cos थीटा माइनस y cos sin थीटा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे कि जैसे आपका p डैश इज इक्वल टू p प्लस t हुआ ट्रांसलेशन के लिए, जिसको आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, उसी तरह से रोटेशन के लिए क्या है? अब ये p डैश इक्वल टू p प्लस टी का कहने का मतलब है कि यहाँ जो x डैश y डैश का जो वैल्यू आपको चाहिए था वो x डैश y डैश का वैल्यू कैसे निकला? तो x प्लस tx और y प्लस ty करने से, यानी x डैश y डैश ही p डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, p डैश का कोऑर्डिनेट है, और p आपका जो है वो x में tx को ऐड करने
के बाद आपका जो है ये p प्लस टी जो लिखा गया है, इस ये एक्चुअली आपका कोऑर्डिनेट किसका है, न्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो x डैश y डैश इज द न्यू पॉइंट। x डैश y डैश का जो कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू क्या होगा, तो x का जो वैल्यू है उसमें tx ऐड करेंगे और y का जो वैल्यू है उसमें ty ऐड करेंगे, वही आपका x डैश y डैश बनने जा रहा है। तो उसके लिए p और t हम लोग यूज किए थे। यहाँ पर भी सेम थिंग है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द x डैश एंड y डैश हियर। तो यहाँ पर भी सेपरेटली हम लोग यूज किए थे, x डैश को निकाले थे अलग, y डैश को अलग निकाले थे। तो x डैश के लिए x प्लस tx किए थे, y डैश के लिए y प्लस ty किए थे और कंबाइंडली इसको यहाँ मेंशन किए। तो यहाँ पर जब हम रोटेशन करेंगे तो वी जस्ट यूज द पर्टिकुलर फॉर्मूला इक्वेशंस x cos थीटा माइनस y sin थीटा। अब ये xy क्या है, xy इज द ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, अगेन x cos थीटा तथा x cos थीटा, ये x sin थीटा। X sin theta. साइन होगा सर। x sin थीटा प्लस y वाई cos थीटा। cos थीटा। अब ये यहाँ पर जो इक्वेशंस है cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये इक्वेशंस एक्चुअली इसी चीज को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं x डैश y डैश इज इक्वल टू x cos थीटा माइनस y sin थीटा और x sin थीटा प्लस y cos थीटा। इज इट क्लियर? ये क्लियर है ना? यस सर। क्लियर नहीं है? क्लियर है सर। क्लियर है नहीं जा सर, रही क्या जी? आ रही है सर। हाँ, तो इसी चीज को रोटेशनल मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग लिखे थे। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में हमारा जो है, जैसे आप x डैश y डैश किए तो cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये आपका पर्टिकुलर इक्वेशंस हुआ और जिसमें x और y को यानी कि ओल्ड जो आपका कोऑर्डिनेट था पॉइंट का उसको मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, अगेन यहाँ पर फाइनल आउटकम हमारा क्या होगा, जब भी मल्टीप्लीकेशन होता है तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर क्या होगा, कोई बताइए? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स? बताइए, शांतनु आप ही बताइए। प्रियरंजन बताइए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 है। मल्टीप्लिकेशन इसका- का फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, प्रोग्रामिंग Yes, sir. किए होंगे तब कि मल्टीप्लिकेशन कब होता है। सर 2/2 ही होगा। 2/2 है और इधर आपका 2/1 है xy, तो सर तो होगा 2/2 सर हाँ x ओल्ड cos थीटा माइनस y ओल्ड 2/2 है और 2/1 है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? 2/2 होगा ना। 2/1। तो सर 2/1 होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या डालते हैं? इफ सर, जब इसका रो और इसका कॉलम सर ये आपका और ये सेम होना चाहिए ही ना, हाँ, कंडीशन डालते हैं ना जब मल्टीप्लिकेशन को चेक करना होता है कि मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं। सर एक का रो एक का कॉलम। तो 2/2 होगा, ठीक है। लेकिन होमोजीनियस के लिए हम लोग डिस्कस किए थे कि एक यूनिट वेक्टर लेंगे तो x y के साथ एक 1 लिए और इसके साथ भी हम लोग 1 लिए, x y के साथ भी 1 लिए और इसको 3/3 कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट किए, ठीक है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, ठीक है ना। अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडिविजुअल, ऐसा हो सकता है कि एक से अधिक बार रोटेशन किया गया हो डिफरेंट एंगल से। अभी जनरली हम लोग सिंपल रोटेशन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस में ऐसा भी आ सकता है आपको कि कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन हो। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन जब ये डिस्कस कर लेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे।
कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि एक ही ऑब्जेक्ट में पहले ट्रांसलेशन किया गया, फिर उसको रोटेट किया गया एक सर्टेन एंगल से, रोटेट करने के बाद फिर उसको स्केलिंग किया गया रीस्केल करने के लिए। तो ये तीनों प्रक्रिया के बाद फाइनल आउटकम क्या हुआ, तो दैट इज द कंपोजिट मैट्रिक्स, यानी कंपोजिट आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कंपोजिट दैट मींस मोर देन वन ट्रांसफॉर्मेशन अकर्ड ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। So once you have the concept of the particular transformation, then you can easily collaborate or include various mode of transformation on the same object to find out the final equation for the particular object का जो है coordinate find करने के लिए। तो रोटेशन के लिए भी हम लोग सेम यूज किए थे, लाइन सेगमेंट के लिए यूज किए थे कि इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओरिजिन पर है 0 0 और एंडिंग पॉइंट 4 4 है और 30 डिग्री रोटेशन अगर हम करेंगे, ओरिजिन पर लिखने का मतलब है कि आपका इनिशियल एंगल क्या होगा, कोई बताएंगे? स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 है और एंडिंग पॉइंट 4 4 है, तो कोई एंगल होगा? 45. यस 45 sir. और 30 डिग्री से रोटेट हुआ तो रोटेशनल एंगल आपका 30 डिग्री है। तो इस तरह का प्रॉब्लम में डायरेक्टली यू हैव टू अप्लाई द इक्वेशंस, यानी इक्वेशंस जो हम लोग यूज कर रहे हैं वहां पर सिंपली आपको क्या करना है, थीटा का वैल्यू यानी x न्यू इक्वल टू x ओल्ड इनटू cos थीटा माइनस, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, क्वेश्चन में थीटा का जो वैल्यू है उसका वैल्यू भी दिया रहता है, ठीक है ना, कि थीटा का वैल्यू इतना है, जो वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्ट है, और अगर नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपका जो है वहां पर एंगल दिया रहता है कि इसका अगर साइन थीटा या कॉस थीटा अप्लाई करेंगे तो थीटा का वैल्यू अगर इतना है तो वैल्यू इतना होगा। यू हैव टू प्लेस दैट वैल्यू आल्सो, आपको वहां कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो इसको निकाले थे, ये दोनों तरह से हम लोग डिस्कस किए थे। सर आप ये वाला पीडीएफ, हाँ हेलो, सर आप ये वाला पीडीएफ नहीं भेजे हम लोग, ये तो भेजे हैं जी, नहीं ये वाला। ये नहीं है सर। ठीक है, इसको भेजेंगे आप। तीन चीज हम लोग ऑलरेडी रोटेशन डिस्कस कर लिए, इसके बाद शायद स्केलिंग नहीं डिस्कस किया है, तो एक बार उसको रिव्यू करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, जस्ट अगर नहीं किए होंगे तो फिर से शेयर कर देंगे।